सोवियत यूनियन के एक स्पेस स्टेशन में आए इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। इस वजह से उसका कनेक्शन ग्राउंड स्टेशन से पूरी तरह से टूट गया। पर खुशकिस्मती से इस पूरे स्पेस स्टेशन में कोई भी क्रू मेंबर नहीं था। पर पावर फेलियर के साथ साथ ये अपने ऑर्बिट से निकलकर अनकंट्रोल हो जाता है और अब पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा था, जो कि एक बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब सोवियत यूनियन ने अपनी हिस्ट्री में आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक को कैसे सॉल्व किया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कोल्ड वॉर ऑफ सोवियत यूनियन एंड यूएसए। इस लड़ाई में दोनों देश अपनी ताकत को दिखाने में लगे हुए थे। अब इसी बीच वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत से इन्वेंशंस किए गए जिसका आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटरनेट, जेट एयरक्राफ्ट और ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट यानी जीपीएस। लेकिन इन दोनों ही देश ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत से ऐसे भी कदम उठाए जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और इसमें सबसे पहला नाम आता है स्पेस रेस का। दोस्तों, ये एक ऐसा टाइम था जब किसी भी देश ने स्पेस में जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। ऐसे में अपनी पावर को दिखाने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका था। इसीलिए दोनों ही देशों ने बहुत से स्पेस स्टेशंस को लॉन्च किया। इसीलिए जिन स्पेस स्टेशंस को सोवियत यूनियन लॉन्च करता था उन्हें सैल्यूट कहा जाता था, और जिन्हें यूएसए लॉन्च करता था उनका नाम था स्काईलैब। इन दोनों के बीच ये रेस चल रही थी कि कौन अपने क्रू मेंबर को ज्यादा टाइम तक स्पेस में स्टे कराता है। ये दोनों ही देश इतनी भारी दुश्मनी मोल ले बैठे थे कि अमेरिका ने जब अपने स्पेस क्रू मेंबर्स को एस्ट्रोनॉट नाम दिया, तब सोवियत यूनियन इस नाम को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था और उसने अपने स्पेस क्रू मेंबर्स का नाम कॉस्मोनॉट्स रखा। तब के टाइम पर लॉन्च किए जाने वाले ये स्पेस स्टेशंस बहुत छोटे हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें एक बार में ही स्पेस में पहुंचा दिया जाता था और कुछ दिनों की रिसर्च के बाद इन्हें वापस धरती पर लाया जाता था। लेकिन सोवियत यूनियन ने कुछ बड़ा करने का सोचा। उनका मकसद था अमेरिका को सबक सिखाना, इसीलिए वो इन छोटे स्पेस स्टेशंस को छोड़ एक बड़ा स्पेस स्टेशन मीर को लॉन्च करने वाले थे। बट मीर की डेवलपमेंट में अभी बहुत टाइम लगने वाला था। पर कुछ समय पहले सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया सैल्यूट 6 डिफेक्टिव हो चुका था, इसीलिए उन्होंने मीर से पहले सैल्यूट 7 को लॉन्च कर दिया, क्योंकि इस समय सोवियत यूनियन अपने दबदबे को कम नहीं करना चाहता था। सैल्यूट 7 की खास बात ये थी कि उसके आगे और पीछे डॉकिंग पोर्ट्स थे। इसी वजह से उसके ऑर्बिट के टाइम पर भी उससे कोई भी सैटेलाइट आकर कनेक्ट हो सकती थी, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स की रोटेशन और सप्लाईज को एक ही टाइम पर मैनेज किया जा सकता था। सैल्यूट 7 को अप्रैल 1982 को प्रोटॉन रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया और 13 मई को यहाँ पर कॉस्मोनॉट्स की एक टीम को भेजा गया, जिन्होंने वहां पर रिसर्च करते हुए पूरे 211 दिन बिताए और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इनका मिशन था एक 28 किलो की रेडियो सैटेलाइट को स्पेस स्टेशन के ट्रस एयरलॉक से लॉन्च करना। ये किसी भी मैन्ड स्पेस व्हीकल से लॉन्च की जाने वाली पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। सैल्यूट 7 का पहला साल तो बहुत अच्छे से गुजरा, लेकिन उसके बाद मुश्किलें आती गईं। 9 सितंबर 1983 जब क्रू मेंबर्स ने पहली बार एक फ्यूल टैंक में जीरो प्रेशर नोटिस किया। जीरो प्रेशर का मतलब ये था कि एक फ्यूल टैंक पूरी तरह से खाली हो चुका था। थोड़ा सा खोजने के बाद स्पेस स्टेशन के बाहर फ्यूल लीकेज का स्पॉट खोज लिया गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से अगर स्पेस स्टेशन में एक सुई जितना भी होल हो जाता है तो स्पेस का वैक्यूम वहां से सब कुछ खींच लेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ था सैल्यूट 7 के साथ। इस फ्यूल टैंक की वजह से पूरा स्पेस स्टेशन खराब ना हो जाए, इसीलिए इसे जल्दी से रिपेयर करने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन कॉस्मोनॉट्स के पास टूल्स नहीं थे। केवल टूल की डिलीवरी के लिए सोवियत यूनियन ने एक नया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसको सैल्यूट 7 के साथ जाकर डॉक होना था। इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ नए क्रू मेंबर्स और पर्याप्त टूल्स भी थे। ये रिपेयर तब के टाइम का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिपेयर होने वाला था, क्योंकि कॉस्मोनॉट्स को एक्चुअली स्पेस स्टेशन से निकलकर कोल्ड वेल्डिंग करनी थी, और वो ऐसा करने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन आगे जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था।
1984 में सल्यूट 7 के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन को ऑटो पायलट मोड पर छोड़कर सोयूज स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती पर लौट आते हैं और अब सल्यूट 7 को सोवियत यूनियन की ग्राउंड स्टेशन ही पूरी तरह से रिमोटली कंट्रोल कर रही थी। लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद 11 फरवरी 1985 को सल्यूट 7 का कनेक्शन ग्राउंड स्टेशन से टूट जाता है। चेक करने पर पता चलता है कि इसके पीछे की वजह कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है। लेकिन फिर से कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए सोवियत यूनियन सेकेंडरी कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑन करती है, जिसकी वजह से कनेक्शन तो स्टेब्लिश हो गया था, लेकिन इसके थोड़े ही टाइम बाद एक दूसरा इलेक्ट्रिक सर्व होता है, जिसके बाद सल्यूट 7 का पूरी तरह से कनेक्शन टूट जाता है। ये बात जब यूएसए को पता चलती है, तब यूएसए ने सोचा कि क्यों ना वो अपने कार्गो बेस शटल की मदद से सल्यूट 7 को वापस धरती पर लेकर आए और दुनिया की नजर में हीरो बन जाए। बेशक ये काम सोवियत यूनियन भी कर सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उनके बुरान शटल पर अभी काम चल रहा था, यानी सल्यूट 7 को कैप्चर करना सोवियत यूनियन के लिए इम्पॉसिबल था। इसीलिए सोवियत यूनियन ने फैसला किया कि वो अपने 2 कॉस्मोनॉट्स की टीम को भेजेंगे और सल्यूट 7 को रिपेयर करेंगे। हाँ, ये काम आसान होता अगर सल्यूट 7 लाइव होता, क्योंकि उसमें लगा डॉकिंग सिस्टम अपने आप ही सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। इसीलिए सोवियत यूनियन का प्लान था कि वो सल्यूट 7 में लगे डॉकिंग सिस्टम को पहले तो ट्रैक करेंगे, उसके बाद स्पेस स्टेशन से मैन्युअली डॉक किया जाएगा। इस प्रोसेस में अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती तो वो उन 2 कॉस्मोनॉट्स की जान ले सकती थी, लेकिन इसके अलावा सोवियत यूनियन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए 6 अप्रैल 1885 को सोयूज स्पेसक्राफ्ट के जरिए सल्यूट 7 का ये रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें लेजर रेंज फाइंडर भी इंस्टॉल किया गया ताकि वो सल्यूट 7 के रेंज को भी डिटेक्ट कर सके। यहाँ तक कि कॉस्मोनॉट्स अपने साथ नाइट गॉगल्स भी लेकर गए थे, क्योंकि हो सकता है कि डॉक उस समय करना पड़े जब बिल्कुल अंधेरा हो। फाइनली 2 दिनों के ऑर्बिट के बाद कॉस्मोनॉट्स सल्यूट 7 के पास पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने जो चीज देखी वो थी मिस अलाइंड सोलर पैनल्स, जिसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि सैटेलाइट्स में यूज किए जाने वाले ये सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिक एक्टिवेटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि हमेशा सैटेलाइट की पोजीशन को सूरज के सामने रखते हैं। इन सभी चीजों को नोटिस करने के बाद कॉस्मोनॉट्स लेजर रेंज फाइंडर की मदद से सल्यूट 7 की रेंज को फाइंड करते हैं। इसके बाद वो सल्यूट 7 की ऑर्बिट और अपने स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट को मैच करते हुए धीरे धीरे सल्यूट 7 के पास बढ़ते हैं और इसके थोड़े समय बाद वो सल्यूट 7 से मैन्युअली डॉक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और अब वो टाइम आ चुका था जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि सल्यूट 7 किस वजह से खराब हुआ और अब उसके अंदर की परिस्थिति क्या है। जब डॉक के बाद क्रू मेंबर्स की टीम ने सल्यूट 7 का हैच खोला तो उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, क्योंकि कई सालों से सल्यूट 7 की एनर्जी लॉस हो रखी थी। इसी वजह से जब कॉस्मोनॉट सबसे पहली बार एंटर करते हैं सल्यूट 7 में, तब उन्हें चारों तरफ अंधेरा और जमी हुई चीजें दिखती हैं। अब सल्यूट 7 के अंदर का टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस का था। कॉस्मोनॉट्स दोबारा से जाकर गर्म कपड़े पहनते हैं और फिर तीसरा हैच खोलकर मेन एंट्रेंस करते हैं। उनके पास एयर क्वालिटी टेस्टर्स भी थे, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत हाई रीडिंग आ रही थी, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि यहाँ पर आग भी लगी थी। दोनों ही कॉस्मोनॉट्स को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, यानी सल्यूट 7 का हीटिंग सिस्टम और सर्कुलेशन सिस्टम दोनों ही खराब हो चुके थे और उनके द्वारा एक्सेल की गई एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की सिचुएशन को और भी डेंजरस बना रही थी। इसीलिए ये फैसला किया गया कि सल्यूट 7 के अंदर एक टाइम पर सिर्फ एक ही कॉस्मोनॉट जाएगा। इसके अलावा इनके पास सप्लाईज की भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। इनके पास सिर्फ 8 ही दिनों का खाना पानी था, यानी खींच खाच कर अगर ये कम भी इस्तेमाल करते चीजों को, तब भी वो 12 दिनों तक ही ये सप्लाई यूज कर सकते थे। लेकिन हो सकता था कि सल्यूट 7 के अंदर आई दिक्कत को जानने और उसे रिपेयर करने में 12 दिनों से ज्यादा का समय लग जाए। इसीलिए टाइम को न व्यतीत करते हुए सल्यूट 7 के अंदर आई दिक्कत को तुरंत ही खोजना शुरू कर दिया गया। कुछ देर सर्च करने के बाद पता चला कि ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक सेंसर चिप के खराब हो जाने की वजह से आई थी। दरअसल ये सेंसर चिप बैटरीज में लगाई जाती थी, जो कि उन बैटरीज को ओवरचार्ज होने से बचाती थी। लेकिन जब ये सेंसर खराब हो गया तब वो बैटरी को चार्ज ही नहीं होने दे रहा था।
जिसकी वजह से बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई और पूरा स्पेस स्टेशन खराब हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सेंसर और सोलर पैनल को ठीक करने के बाद सैल्यूट 7 एक बार फिर से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर देता है और वो पूरी तरह से काम करने लगता है और अगले 1 साल तक ये मिशन का हिस्सा भी बना रहा। ये एक ऐसा टाइम था जब सोवियत यूनियन के एक सबसे बड़े मिशन को लॉन्च कर दिया गया था। जी हाँ, उसी मीर स्पेस स्टेशन को जिसकी बात हमने वीडियो में पहले की। यानी देखा जाए तो अब सैल्यूट 7 की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे ऑर्बिट में ही रखने का फैसला किया गया। कॉस्मोनॉट्स ने मीर के जरिए सैल्यूट 7 में भी ट्रैवल किया और स्टेशन टू स्टेशन शिफ्ट होकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। और सैल्यूट 7 की इतनी बड़ी सक्सेस को देखने के बाद सोवियत यूनियन ये चाहता था कि और भी लंबे टाइम तक वो इसे ऑर्बिट में बनाए रखे, इसीलिए इसे 475 किलोमीटर की हायर ऑर्बिट में लॉक किया जाता है। बट 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद फंडिंग इशू होने लगे और सबका ध्यान सैल्यूट 7 से हट गया और ये अपनी ऑर्बिट को कम करते करते धरती की लोअर ऑर्बिट में री एंट्री कर बैठा और साउथ अमेरिका के ऊपर टुकड़ों टुकड़ों में जाकर गिर गया, जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सैल्यूट 7 की कहानी जरूर खत्म हो गई। तो मैं नीलमणि आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, आपको ये भी ज़रूर पसंद आएंगी। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।